नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय नौसेना का पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से रवाना। मस्कट और बाली तक ऐतिहासिक समुद्री मार्ग पर 2 हफ्ते की यात्रा। मुंबई में मनसे की बड़ी बैठक। राज ठाकरे ने बांद्रा के रंग शारदा हॉल में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। चुनावी चर्चाओं और अटकलों से दूर रहने की दी सलाह। लखनऊ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में भारी हंगामा। सदस्यों ने विकास कार्यों में रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए अपर मुख्य अधिकारी प्रणव पांडे के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का जोरदार पलटवार। हरिद्वार में धरना प्रदर्शन और VIP की गिरफ्तारी, साथ ही हाईकोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग। भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना होगा। ये जहाज 2 हफ्तों में मस्कट यात्रा पूरी करेगा और उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए रवाना होगा। ये वही मार्ग है जिससे होकर हजारों साल पहले व्यापार हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि INSV कौंडिन्य को प्राचीन भारत जहाजों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों की जगह नारियल के रेशों की रस्सियों से सिला गया है, साथ ही प्राकृतिक पदार्थों से जोड़ा गया है। कौंडिन्य पोत में पुराने इतिहास, शानदार कारीगरी और आधुनिक नौसैनिक कौशल का एक अनोखा मेल है। कंसेप्शलाइज 2021 में किया था। उस समय एक अजंता का एक पेंटिंग देखा था, जो वो उस पेंटिंग की स्पेशलिटी ये थी कि उसमें जो बोट थी वो 3 मास की थी, बहुत बड़ी मास की थी। उसको देख के ऐसे लग रहा था कि भारत कई राज्यों से बड़े बड़े ट्रेडिंग कर रही थी। हमारे मर्चेंट्स इतने काबिल थे कि कई चीजें कर पा रही थी, कई तरह की ट्रेड्स कर पा रही थी। और हमारे पास हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि हम काफी कुछ ट्रेड करते थे। ये जो पिक्चर था उसको पहले मॉडल बनाना था, और वो मॉडल बनाने के बाद लकड़ी का जहाज बनाना था। पहली कठिनाई थी नेवल आर्किटेक्ट को कि पिक्चर का जो मॉडल है उसको जहाज के मॉडल बनाना, उस मॉडल से फिर लकड़ी के जहाज बनाने के लिए कारीगर ढूंढना, डिजाइन करना और एक काबिल शिपयार्ड को ढूंढना। इसमें काफी टाइम लगा। उसके बाद जब हमने ये कारीगर आइडेंटिफाई किए, वहां से लेकर हमारी स्पीड काफी बढ़ गई। सिर्फ 1.5 years, 1.5 साल में हमने जहाज को लॉन्च किया, नेवी में इंडक्ट किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बांद्रा के रंग शारदा हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मुंबई को बचाने और मराठी लोगों की हितों की रक्षा पर जोर दिया। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुंबई पर कब्जा करना चाहती है, मगर उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। EVM और चुनावी चर्चाओं पर तंज कसते हुए और कार्यकर्ताओं को चुनावी बैठकों में सामने आने वाली अटकलों से परेशान न होने की सलाह देते हुए नजर आए राज ठाकरे। सभा के बाद मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने बताया कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र, मुंबई और मराठी लोगों के लिए एकजुट होने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई के भविष्य के लिए ये लड़ाई अहम है और कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। लगता है मेरी पार्टी जो है वो पार्टी का मूल ये विकास में ही है। हमने जब पार्टी बनाई तभी विकास के ऊपर ही हमने पार्टी के बारे में हमारा ब्लूप्रिंट भी हमने बनाई थी, और उसके लिए विकास बिना छोड़े हम बात नहीं करेंगे। बाकी तो राजनीति है, राजनीति में सब बातें आने वाली है। नहीं, मुंबई देखो बहुत सालों का सपना है, जो गुजरात का सपना है, जो मुंबई उनको चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े संघर्ष से 107 हुतात्मा देके मुंबई महाराष्ट्र के लोगों ने अपने पास रखी है। जो मुंबई आज भी
देश को सबसे ज्यादा कर देती है। मुंबई को क्या मिलता है? वो मुंबई बचाना हमारा धर्म है और वो मुंबई बचनी चाहिए। उसके लिए मराठी से लेके मुंबई पे प्यार करने वाले हर भाषिक को, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, रोजी रोटी सब, वो मुंबई को बचाने का काम हमारा आपका सबका है। इसलिए आप सब एक साथ मिलके अपनी जो भी नाराजगी होगी वो बाजू में रख के मुंबई को साथ ले जाना है। लखनऊ में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में भारी हंगामा हुआ है, जहां सदस्यों ने नक्शा स्वीकृति और विकास कार्यों में रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए हाथों में तख्ती और बैनर लेकर अपर मुख्याधिकारी प्रणव पांडे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैठक में सदस्यों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया और साथ ही भ्रष्ट जिला पंचायत कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्णय लिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जितने भी वहां लोग मौजूद थे उन सभी के हाथों में तख्तियां थी और ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है ये मुख्याधिकारी के खिलाफ किया गया है। उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मुद्दे को हवा दी गई। कांग्रेस प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कर बीजेपी नेता पर कार्यवाही की मांग कर रही है। आज हरिद्वार में भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम आए वीआईपी की गिरफ्तारी और साथ ही बीआई जांच की मांग जो है उसको लेकर डीएम कैंप कार्यालय मायापुर पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत सांसद प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, हरिद्वार ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा इस प्रकरण को बेशर्मी से दबाना चाहती है, लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है कि जब तक इस प्रकरण की नए सिरे से जांच नहीं होती, इसमें हाईकोर्ट की देखरेख में सीबीआई इस प्रकरण की जांच करती है, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम इसके लिए लगातार ब्लॉक से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाने का कार्य करेंगे और लगातार हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ रैली का कार्यक्रम आने वाले समय में किया जाएगा, जो पहले गांव-गांव से चलेगा और उसके बाद पूरे राज्य में एक महारैली का रूप लेगा। उल्लासनगर में भाजपा और शिवसेना में मनपा चुनावों को लेकर खींचतान बढ़ गई है। भाजपा के उल्लासनगर जिलाध्यक्ष राजेश वधारिया ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि उल्लासनगर में शिवसेना से गठबंधन नहीं होगा और भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा और शिंदे सेना में मनपा चुनावों को लेकर गठबंधन की बातचीत अभी तक चल रही है, मगर सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ता खासा नाराज हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर जिलाध्यक्ष राजेश वधारिया ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उल्लासनगर में शिंदे सेना से गठबंधन नहीं किया जाएगा। वधारिया ने यह भी कहा कि शिंदे सेना के लोगों ने भाजपा से बातचीत के लिए शिवसेना का कोई भी पदाधिकारी नहीं भेजा। राकांपा से गठबंधन से भी वधारिया ने इनकार कर दिया। कुल मिलाकर उल्लासनगर से भाजपा शिवसेना गठबंधन में दरार पड़ गई है। दोनों दलों ने एकला चलो की नीति स्पष्ट कर दी है। युति गठबंधन उल्लासनगर में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। आरपीआई से बातचीत चालू है, आरपीआई से कुछ बातें हो सकती हैं। सर, आखिरी 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, तो अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? हमने अपने कई लोगों को, कैंडिडेट्स को बोल दिया है फॉर्म भरने के लिए और वो आज फॉर्म भरेंगे। आपने आरपीआई और शिवसेना के साथ गठबंधन के आरपीआई से बातचीत शुरू है और शिवसेना के लिए तो मना कर दिया, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी कहां पर है? उनके साथ भी कोई गठबंधन नहीं, कोई चर्चा? राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से कोई चर्चा नहीं है हमारी और ना ही शिवसेना से अभी कोई चर्चा होगी। तो उल्लासनगर महापालिका पर लगभग 78 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी है। बिल्कुल, हम लोग पूरी 78 की 78 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर, आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछेंगे कि ये जो महायुति में गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी और शिवसेना का, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने शिवसेना को निमंत्रण दिया, उनको अप्रोच किया कि आके बैठ के बात करें, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था शायद।
या और क्या उसके पीछे रीजन है मुझे मालूम नहीं है, वो बातचीत के टेबल तक भी नहीं आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बीबीजी राम जी जैसी दूरदर्शी योजनाओं के माध्यम से गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए क्रांतिकारी पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और अगर वो खुशहाल होंगे तो इसका लाभ न केवल उन्हें बल्कि पूरे देश और राज्य को होगा। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अन्नदाताओं की आय दोगुनी की जा सके। भाइयों बहनों, किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे तो न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि देश का और राज्य का भी कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने हमारे अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करे हैं। आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन, उनका सम्मान किया जा रहा है और उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में 9 लाख के लगभग अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष ये किसान सम्मान निधि योजना का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह घटना बीजेपी विधायक पराग शाह की मौजूदगी में हुई, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राखी जाधव लंबे समय से एनसीपी की मुंबई इकाई की चेहरा रही हैं। उन्होंने पार्टी के लिए कई साल तक काम किया और स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। वो एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष के रूप में संगठन का नेतृत्व करती थी और पार्टी के लिए उम्मीदवारों की सूची भी तैयार वही करती थी। लेकिन इस साल होने वाले बीएमसी चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि होने की वजह से नाराजगी की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को गठबंधन में अपेक्षा के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई, जिससे राखी जाधव काफी असंतुष्ट थी। यही नाराजगी आखिरकार निर्णायक साबित हुई और राखी जाधव ने अब बीजेपी का समर्थन चुन लिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद कहा यह जा रहा है कि उन्हें घाटकोपर से बीजेपी का नगर निगम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस कदम को शरद पवार गुट को मुंबई में बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को अब स्थानीय स्तर पर और ज्यादा मजबूती मिल सकती है। राज्य की राजनीति में यह बदलाव आगामी बीएमसी चुनाव के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने राखी जाधव का स्वागत करते हुए इसे अपनी ताकत बढ़ाने वाला कदम बताया, खासकर शहर में अपनी पैठ मजबूत करने की दिशा में। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी और बीजेपी दोनों इस सियासी बदलाव का चुनावी लाभ कैसे उठाते हैं और मतदाता आगे किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के 3 विधायकों की नाराजगी को लेकर लगातार उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से कहीं ना कहीं वो बचते हुए दिखाई दिए। मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे थे, मगर उन सवालों का जवाब मात्र एक लाइन में देते हुए वो चलते बने और ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है। बिना देर के आपको सबसे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। डेरा से निकलते सर फिर से सर चलिए, फिर से कैसे होगा, एक ही बात। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए। खबर पटना से। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं आम लोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा करेंगे। यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए कि इस पूरे आयोजन में जो जनता की समस्याएं हैं जो नहीं सुनी जा रही थी या अभी तक जिन समस्याओं का सामना जनता कर रही थी, उन समस्याओं से जनता को निजात दिलाने के लिए उनकी समस्याएं जो है वो सुनी जाएंगी। क्या कुछ कहते नजर आए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सुनते हैं, सुनिए। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना।
इसमें विभाग के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और संबंधित लोग की जो रुचि बढ़ी है वह निश्चित तौर पर इसका समाधान करेगा। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे अटल स्मृति सम्मेलन की श्रृंखला के तहत गोविंदगंज विधानसभा के अरेराज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील मणि तिवारी ने किया, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने राबड़ी आवास से गमला ले जाने के मुद्दे को लेकर लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, लालू परिवार को सरकारी बंगला खाली करने में परेशानी हो रही है और राजद साथ ही लालू परिवार का स्वभाव रहा है कि वो सरकार की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। पासवान ने आरोप लगाया कि इनके डीएनए में ही पंखा, बल्ब, कुर्सी से लेकर गमला तक ले जाना शामिल है और सरकार की संपत्ति को लूटना इनकी आदत बन चुकी है। आज गोविंदगंज में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता इस ठंड के मौसम में भी काफ़ी संख्या में आए थे और हमारे मोतिहारी लोकसभा के जितने भी विधायक हैं सभी लोग आए थे। मैं सभी विधायक को धन्यवाद देता हूं और इस ठंड के मौसम में जो हमारे कार्यकर्ता हैं मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस मौसम के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आए, कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं। इसलिए इस कार्यक्रम से ऊपर राबड़ी जी या लालू जी या कोई है क्या? कानून कानून होता है, नियम नियम होता है। तो कानून के अंतर्गत नियम के तहत राबड़ी आवास खाली कराया जा रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें विरोधियों को है तो वह मचाने का मचाते रहे, उनके संस्कार उनके डीएनए में तो ऐसा ये है। अरे तो ये घटियापन का हद है, सीमा पार कर गया। लोग सुनते नहीं है कि राजद के लोग पंखा खोल लिया सरकारी, टेबल उठा कर ले जा रहा है सरकारी। तो ये तो निचता कहिए, घटियापन कहिए, घटिया सोच। सूरत के एक इलाके में बंगला बस्ती से जुड़े 400 से ज्यादा लोगों के अचानक पलायन का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सूरत के सांसद मुकेश दलाल ने राष्ट्रीय समाचार से खास बातचीत में कई अहम बातें कही हैं। सांसद मुकेश दलाल ने कहा कि सूरत और पूरे गुजरात में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन इसी बीच इतने बड़े पैमाने पर लोगों का अचानक गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि संदेह पैदा करने वाला है। उन्होंने बताया कि जब BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर सर्वे के लिए पहुंचे तब कई घरों पर ताला लगा हुआ मिला। इससे ये आशंका और मजबूत होती है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। सांसद दलाल ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि ये लोग कहां गए इसकी जांच की जाए और अगर इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए हैं तो ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। शहर की बात की जाए तो सूरत शहर में अब एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बांग्लादेशी वसाहत, जिसे बंगला बस्ती कहा जाता था, जिसका नाम सैरा नगर है, वहां से कई बांग्लादेशी घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ मुद्दा ये माना जाता है कि SIR की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर गए हैं और कुछ मुद्दों में ये माना जाता है कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से पुलिस ने कार्यवाही की थी बांग्लादेशी जो यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों के खिलाफ। तो हमारे साथ सूरत के सांसद मुकेश दलाल जी उपस्थित हैं। सर, आप बताइए क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप इसको देखते हैं? गुजरात में और सूरत में SIR की कामगिरी सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक चल रही है और इसमें ध्यान पे आया कि जब BLO 1 डोर टू डोर संपर्क करने फॉर्म देने के लिए जाते हैं तब सूरत के कोई एक विस्तार में 500 लोग घर को ताला मार के चले गए। अब ये बड़ा संशय पैदा कर रही है कि जब BLO 1 आपके घर पे फॉर्म देने के लिए मतदार यादी में फॉर्म नाम ऐड कराने के लिए आया तब आप ताला मार के चले गए। ये निश्चितपणे बांग्लादेशी घुसपैठिया होंगे। तो मैंने कलेक्टर को और कमिश्नर को पत्र लिख के डिमांड की है
कि जो लोग घर छोड़ के चले गए हैं उनको ढूंढना चाहिए, और अगर इनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है भूतकाल का तो इन पे कड़क से कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वो लोग भारत देश के नागरिक नहीं है, बांग्लादेश के या रोहिंग्या घुसपैठिया है, तो उनको तुरंत से तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश की एकता और अखंडता के लिए देश के युवाओं और महिलाओं के भविष्य लेके बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही थी, अगर एसआईआर की प्रक्रिया ना होती तो भारत देश में ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, क्या ये और बड़े जो वारदात है उसको अंजाम दे पाते? बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन चुनाव कमीशन जो एसआईआर की कामगिरी निष्पक्षपणे करवा रहा है, और इसमें पूरे देश में लाखों घुसपैठिया है, वो बात बाहर आई है, और इनके पास जो भी कोई प्रूफ इकट्ठे किए वो भी इलीगल है। तो इलेक्शन कमीशन को मैं, चुनाव कमीशन को मैं बधाई देता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं अभिनंदन करता हूं कि आज इनकी गवर्नमेंट में एसआईआर की कामगिरी बिल्कुल निष्पक्षपण हो रही है, जिसमें बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी कोई घुसपैठिया पूरे देश में है वो पता चल जाएगा, या तो वो भाग जाएंगे या फिर आगे इनके पे कार्यवाही होगी। जो ये घुसपैठिए हैं, इनको कैसे भारत में आने को मौका मिलता था? क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले भी ये रोहिंग्या आए होंगे। आपको क्या लगता है इस मामले में? कांग्रेस की नीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। 1971 में मुझे याद है मोरारजी देसाई जी ने कहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकिए, बंदूक की नोक पे रोकिए, मशीन गन से रोकिए, और मशीन गन से भी अगर ये नहीं रुकते हैं तो इनको तोप गोला से उड़ा दीजिए। ये देश के लिए खतरा है। और वही बात 80 के दहाके में आसाम में जो आंदोलन हुआ, इसमें बात बाहर आ गई। कांग्रेस की नीति रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की, चुनाव जीत नहीं पा रही है, और आज मुझे कहना नहीं चाहिए मगर तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है, ममता बनर्जी है, वो घुसपैठिया के लिए हॉट फेवरेट हब बन गई है। पूरी अरेंजमेंट वो पार्टी करती है। पश्चिम बंगाल में इनको आधार कार्ड देती है, इनको चुनाव में नाम दाखिल करवाती है, और पूरे देश में बाद में इनको फैलाती है। पश्चिम बंगाल एक पूरा घुसपैठिए के लिए एक आदर्श केंद्र बन गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश दलाल जी उपस्थित है, जो सूरत के सांसद हैं, और उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पर जिस तरह से कार्यवाही की जानी चाहिए थी वो पिछली सरकारों ने नहीं की, और अब चुनाव इलेक्शन के एसआईआर कार्यवाही के दौरान ये सारा मामला खुल के सामने आया, और अब बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो वापस अपने देश भाग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर सरकार को और भी कड़क से कड़क कार्यवाही करनी चाहिए। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।